नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर जाएंगे, जहां वो किसान रैली में शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। ये रैली विद्याधर नगर स्टेडियम ग्राउंड में होगी। राहुल गांधी के इस दौरे को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा कि राहुल गांधी की रैली से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज होगा। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे चार्टर प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी करीब 12:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे और किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से ही करीब 2 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम से जयपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। इसके बाद वो 2:30 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह लोकसभा चुनाव के रंग में रंगा होगा। इस रैली में राहुल गांधी न सिर्फ गहलोत सरकार की उपलब्धि गिनवाएंगे, बल्कि मोदी सरकार पर पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दबाव बनवाएंगे। राहुल की किसान रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल का मंच 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा होगा। रैली में आने वाले लोग खुले में बैठेंगे। लोगों के बैठने के लिए ब्लॉक्स होंगे। राहुल की सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खास तैयारी की है। सभा स्थल पर 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआई और एसआई की तैनाती की गई है। वहीं 3000 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। राहुल गांधी की रैली के दौरान 8 डीसीपी भी फील्ड में रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे, जबकि 12 एडिशनल डीसीपी, 31 एसीपी, 60 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। 177 सब इंस्पेक्टर और 1933 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। रैली में 157 महिला कांस्टेबल को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। यहाँ क्यूआरटी, आरएसी, एसटीएफ भी अलर्ट पर रहेगी। 3 ड्रोनों की मदद से सभा स्थल पर नजर रखी जाएगी। राहुल की रैली में भीड़ जुटाने के लिए टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं। 23 प्रभारी मंत्रियों को रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। वहीं प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों की भीड़ लाने का लक्ष्य निर्धारित है। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट राहुल की रैली की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रैली के लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो आज रैली तक लगातार काम करेगा। रैली को देखते हुए यातायात पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। जनसभा में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था और रूट डायवर्जन किया गया है। खबरों के मुताबिक सभा स्थल पर बनाए गए मंच पर राहुल गांधी समेत 2 दर्जन नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सभा स्थल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में मंत्री, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। दूसरे ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं को बैठाया जाएगा। एक ब्लॉक में महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। किसान रैली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की किसान रैली का आयोजन सादगी के साथ होगा। राहुल की किसान रैली को बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि किसान रैली कांग्रेस की रैली है, लाभार्थियों का सम्मेलन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के आगरा दौरे पर जाएंगे। पीएम ताजनगरी के 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम कोठी मीना बाजार में रैली करेंगे। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने से जुड़े 124वें संविधान संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को लोकसभा ने इस पर मुहर लगाई। मंगलवार को लोकसभा ने आर्थिक आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। सदन में मौजूद 326 सांसदों में से 323 ने इसके समर्थन में वोट किया, जबकि 3 ने विरोध में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस बिल के कानून बन जाने के बाद नौकरी समेत शिक्षण संस्थानों में भी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत मुस्लिम और ईसाई भी आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल को लेकर उठाई जा रही आशंकाओं का जवाब देते हुए भरोसा जताया कि कोर्ट की कसौटी पर भी खरा उतरेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इस बिल को सदन में पेश करने से पहले इसके कानूनी पहलुओं को भी ध्यान दिया गया है। आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने मांग की है कि एससी, एसटी और
ओबीसी के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए तो एसपी नेता रामगोपाल यादव ने भी ओबीसी वर्ग की बढ़ती आबादी के अनुसार 54% कोटा देने की मांग रखी। आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही लोकसभा के शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 दिसंबर से प्रारंभ हुए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन के अलावा कई और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर समर्थन के लिए सांसदों को शुक्रिया कहा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बेहतर नेता करार दिया। आरक्षण संशोधन बिल पर बहस के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से सामाजिक वैमनस्यता खत्म हो रही है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आजादी के बाद पहली बार उन्हें उनका अधिकार मिलने जा रहा है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी। कुशवाहा ने 10% आरक्षण के प्रावधान का समर्थन तो किया, लेकिन केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। सीतामढ़ी दौरे पर आए पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने 10% आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार का छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले जाति जनगणना सार्वजनिक करे, फिर इस तरह की घोषणा करे। सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण में से सपा नेता आजम खान ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की मांग की। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। ऐसे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दलितों की श्रेणी में डाल दिया जाए। सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल दिखा। लोग सड़कों पर आतिशबाजी करते दिखे। मंगलवार को लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रावधान करता है। अयोध्या मसले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। ये बेंच 10 जनवरी से मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच का नेतृत्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। 6 जनवरी को अदालत ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए अलग बेंच गठित करने की बात कही थी। इस बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल होंगे। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा आज दफ्तर पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। वर्मा को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। केंद्र सरकार की मजदूर संबंधी मांगों को न माने जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई थी। भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। यह अनुमान विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समेत कई बड़े देशों की विकास दर कम रहेगी। चीन में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में भारत समेत दक्षिण एशियाई क्षेत्र को विकास का नया क्षेत्र बताया गया है। महागठबंधन की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनावी रण में उतरने पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार आरजेडी महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में ये पोस्टर लगा है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के तेवर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर दावा किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज ही सदन में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है। विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम के तौर पर एनपी प्रजापति के नाम का ऐलान किया। सदन हंगामे से गूंज उठा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर सदन से वॉकआउट कर दिया। एमपी में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। खरीद फरोख्त के इस बवाल के बीच 2 कांग्रेस विधायक भी सामने आए और खुलासा किया कि बीजेपी ने करोड़ों की पेशकश की थी। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज कुर्सी के लालची हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है। दिग्विजय ने नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग पर विधायकों की किडनैपिंग का आरोप लगाया।
बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विधायकों की खरीद फरोख्त वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय की आदत है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। कल के हंगामे को देखते हुए सदन में आज भी हंगामे का आसार है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो कि 3 दिनों तक चलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ के बाद किसानों को एक और तोहफा दिया। उन्होंने इस साल किसानों को रबी फसल के लिए नहरों से पानी देने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आज 2 अहम बैठक होने जा रही है। पहली बैठक सुबह 11 बजे से पीसीसी कार्यकारिणी की रखी गई है और दूसरी बैठक संचार विभाग की दोपहर 2 बजे से रखी गई है। गुजरात में बीजेपी नेता जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड पर जांच कर रही सीबीआई अब सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की छानबीन में जुट गई है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय पहुंचकर मामले की छानबीन की। यूपी के बागपत में छपरौली थाना पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि वारंटी के लिए दबिश देने गई पुलिस ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद में की गई बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद आरोपी फरार हो गए। 2 दिनों में जमीन विवाद में हत्या की तीसरी वारदात है। भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके में बोरे में बंद महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 15 दिन पहले भी एक महिला का शव बोरे में बंद मिला था। लगातार 2 शवों के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ताजू गोली लगने से घायल हो गया। वहीं बदमाशों की गोली लगने से मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। झारखंड के बोकारो की पेक नारायणपुर थाना पुलिस ने नक्सली मंगला उर्फ मंगरा मांझी को गिरफ्तार किया। पुलिस को 3 नक्सली कांडों में मंगरा की तलाश थी। इसमें सोनाराम सोरेन की हत्या का मामला शामिल है। झारखंड के लातेहार में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन दिनों 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली नेता सुधाकरण इसी क्षेत्र में है। इंदौर के जगजीवन राम नगर में छापा मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने यहाँ से 3 लड़कियों और 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के बदायूं के गांव में विवादित जमीन की नापतोल करने गए एक लेखपाल के साथ एक दंपति ने मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में घोड़ासहन थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा दुकान में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलयुगी माता पिता अपनी 1 महीने की नवजात बच्ची को मंदिर में छोड़ गए। मंदिर की सीसीटीवी में एक पूरी घटना कैद हो गई। बच्ची को ये माता पिता एक बैग में रखकर लाए थे। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पेंगोलिन बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 40 लाख है। ये लोग पेंगोलिन की तस्करी कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में गन्ने से लदे ट्रक में 4 लोगों को रौंद दिया। इससे दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तराखंड के कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड के धनबाद में सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार 2 युवकों की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल मचाया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। धार के नालछा थाना इलाके में एक यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नालछा के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कानपुर के शिवराजपुर में रोडवेज बस और बोलेरो में भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क के किनारे किया, जिसके बाद जीटी रोड पर यातायात शुरू हो सका। जबलपुर में निवाड़गंज के पीछे लैया मार्केट में भीषण आग लग गई और दुकानों में रखा सामान जल गया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गुमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। हाथियों के झुंड ने कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास कई घरों को तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह लोगों की जान बचाई। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहली बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार भी पहुंचे। इस फेस्टिवल में 15 देशों के 46 और भारत के 8 राज्यों से 40 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं।
जयपुर फुट का जलवा अब हैदराबाद में भी दिखेगा। 19 जनवरी को हैदराबाद में जयपुर फुट डांस फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुधा चंद्रन के साथ 40 ऐसे दिव्यांग अपने डांस के हुनर का प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें जयपुर फुट की वजह से आत्मनिर्भर होने का मौका मिला है। जयपुर फुट डांस का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से किया जाएगा। समिति भारत के अलावा 29 देशों में आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप लगा चुकी है। समिति हर साल 80,000 लोगों को निःशुल्क मदद करती है। गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर तख्त श्री हरमंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से हरमंदिर परिसर जगमग है और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बिहार के दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय यूथ फेस्टिवल में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के छात्रों ने नाट्य मंचन, मिमिक्री, इंस्टॉलेशन में गोल्ड, रजत सहित कई पदक जीते। पुरस्कार जीतकर रांची लौटे छात्रों का केंद्रीय विश्वविद्यालय में शानदार अभिनंदन किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पद्मनाभ ब्रिज से शिप और बोट्स निकालने का ट्रायल चल रहा है। इस दौरान ट्रेन भी इस ब्रिज से गुजरती है। पद्मनाभ ब्रिज दुनिया के टॉप हेरिटेज और डेंजर रेल ब्रिज में से एक है, जो समुद्र में बना है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। बर्फीली हवाओं ने फिर मध्य प्रदेश में पारा लुढ़का दिया है। पूरे प्रदेश में तापमान में एकदम गिरावट आ गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।